पिछले क्लास में हम लोगों ने टोटल 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। उसके पहले वाले क्लास में यदि बात करें तो 1 से 8 तक, कल वाले क्लास में 9 to 16 हम लोग कर चुके थे और आज करेंगे 17 से लेकर 24। यानी कि क्वेश्चंस का पूरा जो नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो टोटल कितना हो गया, 24 आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट का आपका क्वेश्चन का जो पूरा सिलसिला था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कल से चलेंगे अपने सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। याद करिए, सबसे पहले वाले क्लास में हमने आपको ओवरव्यू दिया था चैप्टर का कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम लोग, वो हो चुका। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो आज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में था वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से कल स्टार्ट कर देंगे। और वर्ड प्रॉब्लम में भी अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम है, नंबर वाले हैं, मनी वाले हैं, एज वाला है, अलग अलग प्रकार का है, तो एरिया वाला भी है। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम लोग आज अपने क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, शुरू किया जाए। आइए, अच्छा याद करिए, हमने जो आपको बताया था सबसे पहला वाला क्लास में जो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन बनाया था, वो 8 का 8 क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी वाला था। कैसा था? बहुत ईजी था। और कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन, वो कैसा था? मीडियम वाला। याद आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले वाले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 8 क्वेश्चन, वो था इजी वाला। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो था मीडियम वाला। और आज जो 8 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप हार्ड वाले कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको हार्ड जरूर लगेगा, लेकिन समझ में आएगा तो फिर ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। मतलब 3 कैटेगरी हम लोग अपने क्वेश्चन का बांट लिए हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। ओके, लेकिन कहने के लिए केवल ये क्वेश्चन हार्ड है, आराम से आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान ही लगने लग जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 17, ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको एक बार लिख लेते हैं। 5x - 4/8 -x - 3/5 इक्वल्स टू x + 6/4। देखिए ध्यान से, एकदम आराम से समझते हुए इसको चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। सबसे पहला तो सारे x वाले नंबर ही हैं, तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप एक ही बार में एक काम करिए। सबसे पहले इसको भी इधर लेके आ जाइए। क्या बच जाएगा उधर? केवल 0 बच जाएगा। तो सारे x वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। नहीं, काम करो, और भी इसको सिंपल किया जा सकता है, इसको और भी ज्यादा सिंपल किया जा सकता है। चल रहने दीजिए, उसको उधर रहने दीजिए। पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं। कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम भाई? 40, यानी कि 8 का और 5 का आप एलसीएम निकालोगे। 5 का एक ही बार में कर लो, फिर 8 से कर लो, वो भी एक ही बार में। तो एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? 5 × 8 40 आ जाएगा। क्या सिंपल है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 40। अब 8 से डिवाइड करो 40 को, 5, और 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 5x - 4 को। तो कुछ ऐसा सिखाया था हमने, जब दो चीज को मल्टीप्लाई करना हो तो किस में रख के करेंगे मल्टीप्लाई? ब्रैकेट में। बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे माइनस है, -2। अब 5 से 8 को 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करना है x - 3 को, इक्वल्स टू x + 6/4। और ये बगल में रफ कर लीजिएगा, है ना, एलसीएम आपको दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सा। 5 × 5 = 25, x हो जाएगा -20। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 20, फिर -8x और माइनस प्लस होता है तो 8 × 3 = 24 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू x + 6/4। आगे बढ़े। आइए अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये x वाला है और ये x वाला है। ये प्लस में 25 है और ये माइनस में 8 है। तो 25 में आप 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 17x। सिंपल। उसके बाद ये हमारा 20 माइनस में और ये प्लस में 24 है, तो केवल कितना हो जाएगा? +4 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू x + 6/4। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सा है। 25 और 8 को आप माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और -20 और +24 को आप सॉल्व करेंगे तो केवल 4 आ जाएगा। ठीक है,
इतना कुछ हमारे पास अब आ चुका है। यहाँ पे ना अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जब ऐसा वाला सिचुएशन रहे तो आप एक काम कर सकते हो, दो काम कर सकते हैं बल्कि। ये 40 अभी फिलहाल आपका किस में है, डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे को इस 4 से मल्टीप्लाई करिए और इस x प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, है ना। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्या करना चाहेंगे आप बताइए, मल्टीप्लाई, ठीक है। 17x प्लस 4 इक्वल्स टू x प्लस 6/4। ये अभी हमारा डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब आपको दिख रहा है कि कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, हाँ या ना, सिंपल। तो ये हो गया हमारा 17x प्लस 4 इक्वल्स टू x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 10 से, क्योंकि 10 आपने काटा ना। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताइए, आराम से लिख सकते हैं। अरे भाई यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो ब्रैकेट के बाहर हम लोग 10 रख लेंगे, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही हुआ। तो 17x प्लस 4 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस कितना, 10 इंटू 6 60। अब x वाला इधर लेकर आइए, नंबर वाला उधर लेकर जाइए। तो 17x माइनस 10x इक्वल्स टू 60 माइनस 4। क्या बात समझ में आ रही है। तो 17 में आप 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7, और 60 में आप 4 घटाओगे तो 56। बहुत अच्छा। x का वैल्यू कितना आएगा, 56 डिवाइडेड बाई 7। ये हमारा मल्टीप्लाई में 7 था, उधर गया तो डिवाइड में बन गया। अब बताइए x का वैल्यू कितना आएगा, 7 के टेबल में 56 कितने बार में, 8 बार में। ये पूरा पूरा कट गया 8, यानी कि x का वैल्यू आ गया 8। बस ऐसे इसको सॉल्व करना था, इतना ही इजी है, हो जाएगा। बस समझ में आया, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो बस आपको ना हर चीज लाइन बाय लाइन समझते चलना है। तो क्वेश्चन ये जो हार्ड वाले कैटेगरी में हमने इसको डाला है, ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास 2/7 इंटू x माइनस 9 प्लस x/3 इक्वल्स टू 3। एक काम करिए, सबसे पहले तो इसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो क्या बनेगा, ये 2 इंटू एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई 7, हाँ या ना। इसका मतलब 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस x/3 इक्वल्स टू 3। अब आप एक काम करिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा, 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा। यदि किसी को नहीं लेने आ रहा है तो आप यहाँ पे कर लेना रफ, कोई शर्म वाली बात नहीं है, हिचकिचाहट वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है कर लीजिए, है ना। आइए, तो इसको आप 3 से करोगे, ये तो नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। 7 से करेंगे 1 और 1, यानी कि एलसीएम आएगा 3 इंटू 7 यानी कि 21। तो एलसीएम 21 आया। अब एक बात बताइए आप, सबसे पहले हमको 7 से डिवाइड करना है आपको 21 को 3, और अब 3 से मल्टीप्लाई करना है इन सभी को। तो पहले आप क्या कर लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 6, और इसको ऐसा कैसा रहने दो। इसका मतलब हुआ कि आप एक, मतलब यहाँ पे सिंपल सा हुआ कि पहले आप किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से, तो 3 को मल्टीप्लाई इस सभी से कर रहा है ना, तो 2 से कर दो, 6 हो गया, और उसको ब्रैकेट के आगे रखना, मतलब अभी भी इसी से मल्टीप्लाई करना है इन सब, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, 7 आएगा, और 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x इक्वल्स टू 3। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6x माइनस 54। इसको हमने सॉल्व किया, 6x माइनस 54, हाँ ठीक है, प्लस 7x डिवाइडेड बाई 21 इक्वल्स टू 3। इसको अभी सॉल्व किया जा सकता है, कर लीजिए। यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 7x है, कितना हो जाएगा, हाँ 13x प्लस में दोनों, माइनस 54/21 इक्वल्स टू 3। चलिए अब एक काम करिए, बहुत सिंपल आपके लिए एक रास्ता है। ये अभी फिलहाल हमारा किस में है, डिवाइड में 21, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 13x माइनस 54 इक्वल्स टू 3 इंटू
21। बहुत अच्छा। तो 13x माइनस 54 इक्वल्स टू 63। सिंपल। अब एक काम करिए, नंबर वाला उधर भेज दीजिए। तो 13x इक्वल्स टू 63 प्लस 54। ये 54 हमारा भी माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 13x इक्वल्स टू प्लस कर दो, 4 और 3 7, 6 5 11, 117। अब बताइए, साफ साफ दिख रहा है आपको 13 के टेबल में 117 कितने बार में आता है? 117 13 के टेबल में आ जाता है 9 बार में। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बस सिंपल। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा सब कुछ कैसे हो रहा है? बस इसी तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस आप चलते रहेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया जाए 19। ये भी उसी प्रकार का है। तो पहले हम लोग इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, है ना। आइए, क्वेश्चन कैसा भी दिया रहे, आपको जैसा समझ में आता है पहले उस हिसाब से क्वेश्चन को आप अरेंज करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपको पहले समझ में आना चाहिए, आगे बढ़ने का रास्ता आपको दिखना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्यूशन 19। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 9/2। सबसे पहले हम लोग इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने का मतलब हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई करना x माइनस 5 को डिवाइडेड बाई 3। हाँ या ना? मतलब इस पूरे सिस्टम को हम लोग इससे लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करना था, हमने कर दिया। माइनस, हाँ एक काम बताइए, 1 से मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या रह जाएगा? x माइनस 2 ही रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 रह जाएगा। सिंपल। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना था तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 9/2। अब आपको पता है क्या करना है? क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम पहले 3 और 4 का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। अच्छा, यदि आपको ना इसमें एक चीज और कर सकते हैं तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो कर लो, वो भी ठीक ही रहेगा। 2x माइनस कितना हो जाएगा? 10/3 माइनस x माइनस 2/4 इक्वल्स टू 9/2। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे सिंपल सा इन दोनों का लेना है हमको एलसीएम। 3 और 4 कितना आ जाता है एलसीएम? 12 आ जाएगा। करना होगा बगल में तो कर लीजिएगा, हालांकि बहुतों को तो पता ही होगा। तो एलसीएम आएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12। आइए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 3 से डिवाइड करो 12 को, 4 आएगा, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब को, 2x माइनस 10, फिर माइनस। अब 4 से डिवाइड करो 12 को, 3, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना बताइए? इक्वल्स टू 9/2। आइए अब थोड़ा इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ये हो जाएगा कितना? हाँ 8x माइनस 40 माइनस 3x प्लस 6। इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर हमारे पास आ गया। डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 9/2। आइए अब लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ करते हैं। यहाँ पे 8x है और यहाँ पे माइनस 3x है, तो कितना हो जाएगा? 5x। और ये देखो ध्यान से, ये 40 माइनस में और ये 6 प्लस में है, तो कितना होगा? देखो माइनस 34 माइनस 34, क्योंकि 34 में 6 प्लस करेंगे तभी तो 40 आएगा। डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 9/2। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये 12 आपका क्या दिख रहा है डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई में। तो इधर बच जाएगा केवल 5x माइनस 34 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 12। सिंपल। ये हमारा डिवाइड में था, उधर क्या तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कट रहा है कितने बार में? 6 बार में। तो ये हुआ आपका 5x माइनस 34 इक्वल्स टू 9 इंटू 6। समझ में आ रही है बात? 9 इंटू 6 बचा बस। तो 5x माइनस 34 इक्वल्स टू 54, और 9 6 कितना होता है? 54। सिंपल। तो 5x इक्वल्स टू 54 प्लस 34। ये हमारा नंबर 34 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 88। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है 88 होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाना। अब हमको चाहिए केवल x का वैल्यू।
तो 88 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, यही इसका आंसर हो गया। बस हो गया सिंपल। बस आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा हो गया सॉल्व। 88/5 का वैल्यू हो गया इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ा जाए। ये वाला हमारा क्वेश्चन 20 है। इसी प्रकार से थोड़ा सा बस आपको इसमें समझना है, बाकी तो आपसे बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सॉल्यूशन नंबर 20 एक बार देख लिया जाए पहले। 9x + 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 36। आइए थोड़ा इसको हम लोग अपने हिसाब से पहले चेंज कर लेते हैं। कुछ करना होगा तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब कुछ ठीक लग रहा है। माइनस यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखो ब्रैकेट के अंदर का काम करो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 तो दे ही सकते हैं ना, बताइए। x/1 माइनस x माइनस 2/7 इक्वल्स टू 36। इतना तो कर सकते हैं हम लोग। हमने इस प्रोसेस में कुछ नहीं किया, बस नीचे 1 दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9x + 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एलसीएम लेंगे 1 और 7 का कितना आएगा 7 आएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 7x माइनस 7 को 7 से करोगे 1, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x माइनस 2 ही रहेगा। अच्छा यदि किसी को करना हो तो ऐसे कर लेना, हालांकि बात बराबर ही है। क्या मतलब सिंपल सा है कि आपने 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आया और 1 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो आगे आप 1 लिख दिए हैं। हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप लिखो या फिर ना लिखो उससे कोई मतलब है नहीं, तो मिटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े। आइए अब कुछ और बातें सीख लिया जाए हमको। 9x + 7/2 इधर है, रहने दो, माइनस अंदर का पहले काम करिए आप, देखिए ध्यान से। 7x है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर का साइन क्या होने वाला है बदलने वाला। तो x प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, और 2 माइनस में है तो क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 36। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लिया जाए। 9x + 7/2 माइनस, यहाँ पे देखो ये 7x है और ये केवल x है, तो 6x + 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 36। उसके बाद यहाँ आ जाइए 9x + 7/2। अब यहाँ पे देखो फिर से मामला बदलने वाला है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये 6x प्लस में है तो क्या हो जाएगा -6x, सिंपल। और ये हमारा 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 36। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, अब बताइए। अब सिंपल सा दिख रहा है, एक ही रास्ता हमारे पास है एलसीएम का, तो 2 और 7 का एलसीएम कितना आएगा भाई 14 आएगा। तो आइए, नहीं आता होगा तो यहाँ पे कर लीजिएगा। 2 से करेंगे 2 तो एक बार में हो जाएगा, 7 नहीं होगा। फिर 7 से करेंगे तो दोनों 1 1 बन जाएगा, यानी कि एलसीएम जो है वो 2 × 7 का आ जाएगा 14। अब 2 से डिवाइड करो 14 को, 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, तो 7 से मल्टीप्लाई करना तो ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट देके। क्या सही बात होगा? बिल्कुल सही बात है भाई, 7 से मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो 7 को ब्रैकेट के बाहर रखो, माइनस और 7 से डिवाइड करो 14 को 2, और 2 से मल्टीप्लाई करना है इन सभी को, तो ऐसे कर दो। क्या सिंपल है? बस आगे बढ़िए। अब मल्टीप्लाई करो, सिंपल। 9 7 जा कितना होता है, तो ये हो गया 63x, 7 7 जा 49, यहाँ पे हो जाएगा -12x + 4। क्या सही बात है? 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल्स टू 36। आइए थोड़ा इसको और सॉल्व कर लिया जाए। जैसे 63x है और ये -12x है, तो सिंपल सा 63 में आप 12 को माइनस कर दो, 51 ना, 3 में 2 गया 1, 6 में 5 गया, हाँ 51x सिंपल। और ये हमारा 49 प्लस में है, 4 भी 4 भी प्लस में है, तो +53 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल्स टू
36। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं हम लोग इधर। इसका बात अब थोड़ा इधर कर लिया जाए, मिटा दे इधर का, लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी सब करिए, नहीं तो रुको यहाँ पे जगह है हमारे पास, कर लेते हैं। क्या करना चाहिए, ये हमारा अभी फिलहाल डिवाइड में है, उधर जगह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको आप ऐसे लिखेंगे 51x + 53 = 36 × 14। हमने कुछ नहीं किया है, बस ये हमारा अभी फिलहाल डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, है कि नहीं। आइए उसके बाद 51x = 51x + 53 = 36 और 14 को मल्टीप्लाई कर लो। 504, वेरी गुड, 504 आएगा। और 51x = 504 में 53 को माइनस कर दीजिए। 51x = यानी कि हमारा 53 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसमें आप 53 को माइनस करने वाले हैं। कितना, 4 में 3 गया 1, 10 में 5 गया 5 और ये 4 बन गया 451। ओके, तो x का वैल्यू आएगा 451 डिवाइडेड बाई 51। समझ में आ रही है बात? अब कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसी तरीके से ये हो गया आपका आंसर। यदि कट रहा होगा तो कट करेंगे, नहीं तो फिर इसी को आप अपना आंसर मान लेंगे। ठीक है, हो जाएगा, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ कंप्लीट। 21 इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, यदि किसी नंबर से कट रहा होगा तो कट कर लीजिएगा, नहीं हो रहा होगा तो ये आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, दोनों मिटा दे, मिटा दे, ठीक है, तो इसी को अपना आंसर मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आए, 21 पे आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। 21 है 3/7 × 7x - 1 -2x - 1 - x डिवाइडेड बाई 2 = x + 3/2। इतना बड़ा हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? पहले तो अपने हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 7x - 1 डिवाइडेड बाई 7। ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से एक बार, 2x, अच्छा नीचे कुछ नहीं तो 1 तो ले ही सकते हैं ना हम लोग, माइनस क्या होगा 1 - x बाई 2 = x + 3/2। सिंपल। आइए तो सबसे पहले हम लोगों को किसका काम करना चाहिए, इस वाले ब्रैकेट का काम। अच्छा इसका भी कर सकते हैं, कर लो इसको भी। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21x - 3/7। अब -2 यहाँ पे कर लेंगे हम लोग इसका काम, ऑब्वियस सी बात है। तो एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, कितना आएगा 2 आएगा एलसीएम। 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x को तो 4x हो जाएगा। माइनस, अब 2 को 2 से करेंगे डिवाइड 1, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बताइए? हालांकि आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, हो गया। चलिए तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं, उतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। x + 3/2। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। हाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ब्रैकेट दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे 2 टर्म है, तो ब्रैकेट दे दीजिएगा और आगे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, जब 2 टर्म रहता है तो आगे ब्रैकेट के माइनस लगा देते हैं, मतलब यदि यहाँ पे माइनस है और 2 टर्म रहता है तो इन दोनों टर्म को किस में रख देते हैं हम लोग, ब्रैकेट में। ठीक ना, चल आइए तो 21x - 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस
यहाँ इसका सॉल्व करिए पहले, यहाँ पे 4x और ब्रैकेट के बाहर है साइन माइनस का, तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो -1 और प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस 3/2। आगे बढ़े, आइए, तो 21x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस, अब देखो ये 4x और x कितना 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस 3/2। उसके बाद 21x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7। आइए अब इसका काम करिए, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो -5x हो जाएगा और ये +1 डिवाइडेड बाई 2। समझाया बात, जल्दी बोलिए। कहाँ पे ये, हाँ ये ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर का साइन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला। ये प्लस में 5x है तो माइनस में हो गया 5x, और ये माइनस में है 1 तो ये प्लस में 1 हो गया। ये 5x यहाँ पे हमने प्लस किया, 4x और 1x 5x, ठीक ना। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये x हमारा प्लस में है ना, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -x इक्वल्स टू 3/2। अच्छा इस x के नीचे 1 दे देंगे तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिया हमने 1, ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। अब आप देखो 7 का 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 14, हाँ या ना, बिल्कुल 14 आएगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, हाँ या ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x माइनस 3 को, फिर माइनस है माइनस दीजिए। अब 2 से डिवाइड करो 14 को 7, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 5x प्लस 1। 7 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 7 को ब्रैकेट का आगे रख देंगे, मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस। अब बताइए 1 से डिवाइड करेंगे 14 को कितना होगा 14, और 14 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14x इक्वल्स टू 3/2। इतना समझ में आया। अब सिंपल से मल्टीप्लाई करिए, 21 इंटू 2 कितना 42x और -6, इन दोनों का आंसर कितना आ गया, मल्टीप्लाई किया हमने 42x माइनस 6। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ -35x, सिंपल, फिर प्लस माइनस -7 और -14x डिवाइडेड बाई 14 इक्वल्स टू 3/2। इतना समझ आया सबको। आइए उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, सॉल्व करिए। सबसे पहले देखो ये हमारा 42x प्लस में है, ये 35 माइनस में है, और ये भी 14 माइनस में। तो पहले माइनस से काम कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। तो 35 को 14 से आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा, हाँ 49x। ये 49x हमारा किस में है बताइए, माइनस में है, और ये 42 प्लस में है, तो कितना आएगा -7x। कितना, देखो सिंपल सा है, ये -35x है और ये भी -14x है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस करेगा, तो हमने प्लस किया तो 49 आया, लेकिन किस में रहेगा ये माइनस में, और ये वाला 42 हमारा प्लस में है 42, तो प्लस माइनस फिर से क्या माइनस, और बड़े का साइन किस में है माइनस में, मतलब x वाले पूरे का आंसर -7x। वेरी गुड, -7x। अब नंबर वाला कर लेते हैं, देख लो ये भी माइनस में 6 और ये भी माइनस में 7, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करा तो कितना हो जाएगा -13/14 इक्वल्स टू 3/2। यहां तक समझ में आई है बात, जल्दी बताइए, सिंपल है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसका देख लीजिए यहाँ पे, ये 14 हमारा किस में है भाई डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -7x माइनस 13 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 14, क्योंकि हमारा भी फिलहाल डिवाइड में है 14, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7x माइनस 13 इक्वल्स टू, सो काट लेंगे आप लोग, 7 से कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। समझ में आ रही है बात। आइए उसके बाद -7x इक्वल्स टू 21 प्लस 13, ये हमारा 13 अभी माइनस में था, तो गया तो प्लस में हो गया, तो -7x इक्वल्स टू 3 1 4 2 1 3, कितना 34।
ठीक है, फिर x का वैल्यू चाहिए हमको, तो 34 बाई -7 होगा, क्योंकि -7 अभी मल्टीप्लाई में धरेगा तो डिवाइड में, लेकिन आपको पता है कि माइनस कभी नीचे नहीं रह सकता, तो कहाँ डाल दो इसको, ऊपर में डाल दो। क्या अब ये किसी नंबर से करता है? किस नहीं, आप कहाँ कटेगा ये, किसी से नहीं कटेगा। तो ये हो गया इसका आंसर, x इक्वल्स टू -34/7। बस हो गया, 21 नंबर कंप्लीट। आइए 22 नंबर देखा जाए, जल्दी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर देखा जाए, 22 नंबर सॉल्व करें। आइए सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा, आ जाओ 20 नंबर 22 हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x + 5 डिवाइडेड बाई 3x + 4 इक्वल्स टू 3। देखिए यहाँ पे ना आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो आप इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1 से, और इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मतलब इस ऊपर वाले को ऐसे ऐसे और इसको ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आइए कर लेते हैं हम लोग उसको उसी तरीके से। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x + 5 को, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 4 को, और इस तरीके को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ। तो हमने उस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, और इस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया इस वाले के साथ। कोई दिक्कत? चलिए आइए थोड़ा और बढ़ते हैं। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वही रहेगा ना, 2x + 5, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये कितना हो जाएगा, 9x + 12। x वाला एक तरफ रख लेंगे हम लोग, तो 2x - 9x इक्वल टू 12 - 5। तो ये हो जाएगा हमारा -7x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा भाई 7। तो x का वैल्यू चाहिए हमको केवल, तो -7/7 हो जाएगा, क्योंकि -7 हमारा अभी मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड, और नीचे से ऊपर चला गया माइनस का साइन हमारा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, -1। ये हो गया x का वैल्यू बस। अच्छा इसी प्रकार का ना एक क्वेश्चन हमारे पास और है, क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला बना लेंगे आप लोग, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, उसी प्रकार का है, इसीलिए हमने आपको ये वाला होमवर्क दिया है, सिंपल था इसीलिए। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ध्यान रखिएगा इस प्रकार का सवाल जब भी आ जाए तो इसको हम लोग बना लेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ हाँ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कहलाएगा फिर भी। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना लेंगे, और यही चीज़ हमारा यहाँ पे भी है, तो इसको भी आप किससे बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बनाओगे, जैसा हमने वहाँ पे बनाया है। ठीक है, चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं 23 नंबर। ठीक है, शुरू करें। आइए सॉल्यूशन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है। पहले 0.3x + 0.4 इक्वल्स टू 0.28x + 1.16। समझिए ध्यान से, इसमें करना क्या है, देखो x वाला एक तरफ लेकर आओ और नंबर वाला एक तरफ। जैसे यहाँ पे 0.3x है, इधर रखो इसको, ये 0.28x प्लस में इधर आएगा तो 0.28x इक्वल्स टू 1.16 है, इधर 1.16, और ये हमारा प्लस में 0.4 तो इधर आएगा तो -0.4 बन जाएगा बस। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे ना 0.3 है और यहाँ पे 0.28 है, तो पहले तो आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, लाइक टर्म में। तो यहाँ पे 0.3 है तो उसके आगे हम लोग 0 लगा सकते हैं अपने मन से, और यहाँ पे 0.28 है तो 0.28, तो माइनस करो सिंपल सा। 10 में 8 जाएगा 2, 2 में 2 गया 0.0, यानी कि 0.02। लेकिन माइनस या प्लस, प्लस, क्योंकि ये बड़ा है ना, 0.30 है और ये 0.28 है,
तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला हुआ, तो ये प्लस में था तो ये भी प्लस में रहेगा, हाँ या ना, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे भी क्या करना है हमको, माइनस करना है, तो 1.16 में आप माइनस करेंगे, ऐसे कर लो थोड़ा अच्छे से, 1.16 में माइनस करेंगे किसको, जल्दी बोलो कैसे करते हैं, 0.4 और लास्ट में क्या लगा सकते हैं, 0, ऐसे माइनस करना है, ठीक है। तो 6 का तो 6 रह जाएगा, इससे कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 11, 11 में 4 गया, 7.0 और 0.76 बस। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना, अच्छा ये तो x है ना, 0.02x। अब हमको चाहिए वैल्यू किसका भाई, x का, तो x को इधर ही रखेंगे, 0.76 डिवाइडेड बाई 0.02, x इक्वल्स टू क्या करेगा, हम देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा इसको। ये हमारा कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो हम लोग इसको 0.76 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। पॉइंट को हमने हटाया, नीचे कितने से डिवाइड किया, अरे भाई सिंपल सा है, जितना डिजिट पहले पॉइंट रहता है उतना हम लोग 0 देते हैं नीचे में, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो हम लोगों ने कितना 0 दिया, 2। अब यहाँ पे भी तो है, हाँ या ना, तो 0.02 और ये इसका पॉइंट कहाँ चल जाएगा, इसका 0 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 0 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले का पॉइंट हटाया हमने, नीचे दिया 0, और नीचे वाले का हमने पॉइंट हटाया, उसका 0 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब 100 से 100 पूरा कैंसिल, हाँ या ना, और यहाँ पे ना 0.76 है, मतलब केवल 76 है, 76, और यहाँ पे 0.02 है, मतलब केवल 2 है, तो 2 से आप, अच्छा चलो इसको ऐसे कर लो, x इक्वल्स टू 76/2 कर सकते हैं। यहाँ पे 0.76 है, इसका मतलब क्या हुआ, 76, यहाँ पे 0.02 है मतलब 2, इसको आप कट करोगे कितने बार में, 38 ना, हाँ 38, तो x इक्वल्स टू 38 इसका आंसर आएगा। बस लिख लीजिए जल्दी से, हो गया इतना। चलिए अब सुनिए मेरे बातों को ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24 आपका होमवर्क है, इसको बना ही लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोगों ने 3 क्लास लिए हैं, और इन 3 क्लास में टोटल क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो टोटल 24 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आपका काम ये है कि 24 के 24 क्वेश्चंस को आप लोग घर पे जाएंगे, एक बार बैठ के देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बना है। इससे क्या होगा, आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि आगे आने वाला सवाल हम लोगों को कैसे बनाना है, और हर स्टेप को लाइन बाय लाइन देखिएगा तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, और अगले वाले क्लास यानी कि कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होगा वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार के हैं, तो सबको हम लोग अपने क्लास एक एक करके हर एक क्लास में अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस भी करते चलेंगे। जैसे नंबर वाला, मनी वाला, एज वाला, एरिया वाला, अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम लोग एक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे जितने भी सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, किसी सवाल में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल, और कल डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, है ना। टोटल यदि बात किया जाए तो कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, 24 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि क्वेश्चंस को खत्म कर लेने के बाद चलेंगे हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे, और आज आ चुके हम लोग अपने फाइनली वर्ड प्रॉब्लम्स पे। और वर्ड प्रॉब्लम में भी सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि एज वाले सवालों को डिस्कस करेंगे। एज वाले के बाद फिर अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे नंबर वाला भी आएगा, एरिया वाला भी आएगा, है ना। अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आते चलेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहले एज वाले से। समझिएगा ध्यान से, किसी भी प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम में हम आपको कोई बात बोले या ना बोले, लेकिन इस वाले में खास करके एक बात हम आपको पहले ही बोल देना चाहते हैं कि जो अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एज वाला सवाल आपको क्लास 8 में भी परेशान करेगा, 9 में भी है, 9 में भी करेगा, और 10 में है और 10 में भी परेशान करेगा। इसलिए एज वाला सवाल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एक ही होता है, चाहे क्लास कोई भी हो। समझ आ रही है बात। नंबर का बदल जाएगा, एरिया वाला भी बदल जाएगा, वो एडवांस हो जाएगा, लेकिन जो एज वाला वर्ड प्रॉब्लम होता है वो क्लास चाहे कोई भी हो, बनाने का तरीका क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे क्लास कोई भी हो। इसीलिए खास करके एज वाले वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से और अस्थिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं।
कुछ बातें हैं ना जो पहले आप लोगों को लिखना है, नोट करना है, ठीक है। लेकिन पहले सुनिएगा, उसके बाद आराम से लिख लीजिएगा। पहले सुनिए ध्यान से। यहाँ पे ना कुछ बातों को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको जरा आराम से सुनते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज का बात कर रहा है। और जो भी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एज वाले वर्ड प्रॉब्लम में। ओके, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे ना कुछ बातें हैं, बहुत ध्यान से बस सुनते चलिएगा। अभी सुनिए पहले। एक तरफ है राम, ओके, दूसरे तरफ है श्याम। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, एक बार आप इसको सीख जाएंगे ना तो फिर आपके लिए सवाल बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं राम के पास जो है ना वो 5 रुपया है। कितना है? 5। और श्याम के पास 10 रुपया है, ठीक। हम वो इंसान है जो चाहता है कि दोनों के पास रुपया बराबर हो जाए। ध्यान से सुनेगा, फिर से बता रहे हैं। पहला हमारे पास है राम और दूसरा है श्याम। राम के पास है 5 रुपया और श्याम के पास है 10 रुपया। लेकिन हम चाहते हैं ना कि दोनों के पास जो रुपया है ना वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो आप 5 रुपया इसको भी और दे दो, 10-10 हो जाएगा। पहला काम क्या कर सकते हैं आप? या तो 5 रुपया इसको दे दो, हो गया बराबर। पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं बराबर करने के लिए? श्याम के पास 10 रुपया है, इससे 5 रुपया ले लेंगे तो इसके पास 5 बच गया, इसके पास ऑलरेडी 5 पहले से था, फिर भी दोनों बराबर हो गया। इट मीन्स यदि हमको इन दोनों के पास रुपया बराबर करना है तो हमारे पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? या तो 5 रुपया आप इसको और दे दो, 10-10 हो जाएगा बराबर, सिंपल। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करो, श्याम के पास 10 रुपया है, 5 रुपया उससे ले लो, फिर भी बराबर हो जाएगा, 5-5। कैसे बात है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास आता है कि या तो इसमें आप 5 रुपया प्लस कर दो, यानी कि इसको दे दो, या फिर आप इसमें 5 रुपया क्या कर दो? माइनस कर दो, फिर भी बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? ये हमारा हुआ पहला सिचुएशन। ये हुआ पहला सिचुएशन जिसमें आपने प्लस और माइनस करना सीखा। यदि कम है तो दे दो, बराबर हो जाएगा। यदि ज्यादा है तो 5 रुपया छीन लो, फिर भी बराबर हो जाएगा, 5-5, सिंपल। आइए अब थोड़ा सा हम लोग इसका सेकंड बात करते हैं। फिर से एग्जांपल लेते हैं वही दोबारा, ठीक है। मान लीजिए राम के पास 5 रुपया फिर से है, ठीक, और यहां पे श्याम के पास फिर से 10 रुपया है। क्या हम कह सकते हैं कि श्याम के पास 5 रुपया और राम के पास 5 रुपया और श्याम के पास 10 रुपया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि श्याम के पास 2 गुना ज्यादा रुपया है? 2 टाइम्स है, बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे भाई इसके पास 5 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है, हाँ या ना? इसके पास 5 रुपया, इसके पास 10 रुपया, तो हम बोल सकते हैं ना इसे भी कि श्याम के पास ना 2 गुना ज्यादा पैसा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। किससे? राम से। अब फिर से हम चाहते हैं कि दोनों के पास रुपया बराबर हो जाए। पहला बार आपने क्या किया? इसके पास 5 रुपया था, इसके पास 10 रुपया था, आपने बराबर करने के लिए 2 काम किया। या तो 5 रुपया आप इसको दे देंगे, या फिर 5 रुपया इसमें से माइनस कर लेंगे तो फिर भी बराबर हो जाएगा। इस वाले में केस क्या है? सेम पैसा है, सेम रुपया दोनों के पास है, 5 रुपया 10 रुपया। अब हम इसमें यह बोल रहे हैं कि श्याम के पास ना 10 रुपया, इसका मतलब है कि श्याम के पास कितना ज्यादा पैसा है? 2 गुना ज्यादा है, यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा। किससे भाई? राम से। अब हम फिर से चाहते हैं कि दोनों के पास रुपया क्या हो जाए? बराबर हो जाए, फिर से चाहते हैं। तो अब यहाँ पे बराबर करने के लिए आप ये मत बोलना कि सर 5 रुपया इसको दे दीजिए, माइनस कर दिए, तो पहले कर चुके हैं हम लोग। सेकंड केस यहाँ पे बताने जा रहे हैं। पहला चीज इसमें जो आप कर सकते हैं वो ये कि यदि इसके पास 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना इधर भी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? बताओ। यदि इसके पास 10 रुपया है और इसके पास 5 रुपया है तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 गुना ज्यादा रुपया किसके पास? इसके पास। तो यदि बराबर करना है तो हमारे पास क्या 2 ऑप्शन है। इसके पास 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना इधर भी ज्यादा कर दो ना, दोनों बराबर। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं? इसके पास तो
5 रुपया है और ये 2 गुना ज्यादा है तो आप इसमें 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना से डिवाइड कर दो ना, बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी आपने 2 चीज सीखा। यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो पहला काम हम कर सकते हैं कि 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर, पहला काम। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो यार इसको कम कर दो ना 2 गुने से, फिर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आपने पहला चीज क्या सीखा, अब वो समझिए। इस वाले केस में आपने प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, ये सीखा। इसमें आपने सीखा कि मल्टीप्लाई करना है कब और डिवाइड कब करना है। तो क्या ये चारों चीज समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो पहले एक बार फिर से बता रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि यही चीज आपको इसमें काम आने वाला है। ठीक है, आइए समझिए ध्यान से, समझो पहले, लिखना नहीं, सुन लो पहले। राम के पास 5 रुपया था, श्याम के पास 10 रुपया था। हम चाहते हैं कि दोनों के पास बराबर हो जाए, तो हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो राम को 5 रुपया दे दो, बराबर हो जाएगा 10-10। यदि आप राम को 5 रुपया नहीं देना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि बराबर हो जाए, तो उसके पास 10 रुपया था, 5 रुपये से छीन लो, 5-5 हो जाएगा बराबर। तो यहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हैं। इस वाले में क्या था, यहां पे 5 रुपया था, यहां पे 10 रुपया था, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि श्याम के पास जो है वो 2 गुना रुपया ज्यादा है, किससे, राम से, और हम चाहते हैं कि बराबर हो जाए। तो हमारे पास फिर से 2 रास्ता है। यदि इसके पास 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुना इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर, 5 to the 10, और ये 10 इसके पास पहले से है। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसको 2 गुना से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, ये 2 गुना ज्यादा है ना, इसको 2 गुने से डिवाइड कर दो, और 10 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा, 5, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 5 था, फिर भी बराबर। इट मीन्स इस वाले में सीखा आपने प्लस माइनस करना, और इस वाले में सीखा आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया है बात ये? चलिए आइए, ये हुआ हमारा पहला चीज। अब यहाँ पे एक और नया बात हम लोग सीखते हैं, आइए समझते हैं। ये भी एकदम अच्छा पॉइंट है और इसको आराम से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलो एक चीज यहाँ पे हम लोग फिर से लिखते हैं, राम और श्याम, फिर से लिखते हैं और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरा सवाल है, देखिए ध्यान से। राम का अभी जो एज है ना वो 10 साल है, ओके, और श्याम का जो है वो 15 साल है। ये दोनों का क्या है, प्रेजेंट एज है, मतलब अभी फिलहाल। राम का अभी कितना एज है, 10 साल, श्याम का अभी कितना एज है, 15 साल। ये दोनों का क्या है भाई, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब अभी का एज, ठीक है, और ये भी इसका प्रेजेंट एज है। ठीक, अब यदि मैं आपसे पूछूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, सुनिए पहले, राम का अभी एज है कितना, 10 साल, श्याम का एज है अभी कितना, 15 साल। ओके, अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों का एज कितना रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि सर 5 साल पहले राम का एज रहा होगा 5 साल और श्याम का एज रहा होगा 10 साल। क्या किया आपने, प्रेजेंट एज में 5 साल को माइनस किया आपने, हाँ या ना? तो हमने आपसे बोला, यहां पे हमने बोला कि 5 साल पहले का ना, तो यहां पे हमने 5 years बिफोर, 5 साल पहले का जब हमने आपसे पूछा तो आपने माइंड में क्या किया होगा कि यार अभी इसका एज 10 है और इसका 15 है, 5 साल पहले का पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें माइनस किए होंगे किसको, जितना पूछा गया है, हाँ या ना? तो यहां पे आपने माइनस किया होगा 10 में 5 years को, कितना आ गया, 5 years आ गया था। सिंपल बात है, इसमें भी 5 साल पहले के बारे में बात हो रहा है, 5 years बिफोर, पहले का बात हो रहा है।
तो इसमें भी आपने क्या किया होगा, 15 में माइनस किया होगा 5 को, कितना आ गया, 10 साल आ गया। इट मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब पास्ट के बारे में, पास्ट मतलब पहले के बारे में बात हुआ, तो आपने प्रेजेंट एज में से जितने साल के बारे में बात हुआ उतने को आपने क्या किया है, माइनस किया। तो यहां पे एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे, प्रेजेंट एज में आपने माइनस किया 5 को। इसमें भी वही चीज है, प्रेजेंट एज में माइनस किया आपने 5 को। क्या कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। आगे बढ़े, समझ में आ रही है बात इतना? तो अभी फिलहाल राम का एज था 10 साल, श्याम का एज था 15 साल, अभी प्रेजेंट एज। जब हमने आपको बोला कि बताओ दोनों का 5 साल पहले एज कितना रहा होगा, ठीक, तो आपने क्या किया, प्रेजेंट एज में यानी कि अभी फिलहाल इसका 10 था, तो 10 में आपने 5 को माइनस कर दिया, यानी कि प्रेजेंट एज में आपने जितना साल पहले के बारे में पूछा गया उसको आपने माइनस किया है। कितना आया इसका, 5 साल आ गया। और यहां पे भी आपने वही चीज किया है। चलिए, अब मेरा सवाल चेंज हो जाएगा। 5 years लेटर, लेटर का मतलब बाद में, यानी कि फ्यूचर का बात कर रहा है। यहां पे भी मान लेते हैं 5 years लेटर, 5 साल बाद, ठीक है। आइए अब बताइए, जरा सोच समझ के बताइएगा, राम का अभी प्रेजेंट एज कितना है बताओ, अभी अभी प्रेजेंट 10 साल, श्याम का 15 साल। अब बताइए प्रेजेंट एज से अभी से, ठीक है, श्याम का सॉरी राम का 5 साल के बाद एज कितना हो जाएगा? अरे नहीं, अभी प्रेजेंट एज का बात करना है, 15 हो जाएगा। राम का अभी फिलहाल एज 10 साल है, तो 5 साल के बाद कितना होगा, 15 साल होगा, वैसी बात है। फिर श्याम का एज कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। आपने क्या किया, 10 + 5 यानी कि 15 ईयर्स। इसमें क्या क्या होगा आपने, 15 + 5 यानी कि 20 ईयर्स। राम का अभी फिलहाल एज है 10 साल, 5 साल के बाद के बारे में बात हो रहा है, तो 10 और 5 15। श्याम का एज है 15 और 5 साल के बाद बात हो रहा होगा, यानी कि 5 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ओवरऑल आपने इसमें क्या किया है वो एक बार समझ लीजिए। आपने प्रेजेंट एज में प्लस कर दिया कितने को, 5 को। कितने साल बाद बोला गया है, 5 साल बाद बोला गया है, तो 5 साल का होगा। इसमें भी आपने वही किया है, आपने प्रेजेंट एज में प्लस किया 5 को, हाँ या ना, समझ में आया बात? अब एक मिनट एक बात और बताइए, यहां पे जो बात हुआ है, यहां पे किस एज को लेके बात हुआ जरा बताना। प्रेजेंट एज का बात हुआ यहां पे, यानी कि राम का अभी प्रेजेंट एज है 10 साल और श्याम का प्रेजेंट एज है 15 साल। यहां पे किसका बात हुआ है बताना, पास्ट का बात हुआ है, हाँ या ना? यहां पे बात हुआ प्रेजेंट का, इसमें बात किसका हुआ, पास्ट मतलब जो बीत गया, बिफोर का मतलब क्या, जो बीत गया। तो राम का एज अभी था 10 साल, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 5 साल। श्याम का एज था अभी 15 साल, 5 साल पहले कितना रहा होगा बताओ, 10 साल रहा होगा। और इसमें किसका बात हुआ जरा बताना, इसमें प्रेजेंट का बात हुआ, इसमें पास्ट का बात हुआ, इसमें किसका बात हुआ, फ्यूचर का, क्योंकि 5 साल के बाद का बात कर रहा है, बाद का मतलब फ्यूचर है ना। आइए एक चीज आपने गौर किया इसमें, समझिए ध्यान से, सुनिए, अब लिखना बंद करिए, पहले सुनिए। यहां पे बात हुआ प्रेजेंट का, यहां पे पास्ट का और यहां पे फ्यूचर का। एक चीज आपने गौर करना है, बस एक चीज आपको गौर करना है, वो ये, चाहे बात वो करे पास्ट का कि पहले कितना एज रहा होगा, चाहे वो बात करे फ्यूचर का कि 10 साल 20 साल बाद कितना एज होगा, उससे मतलब नहीं है हमको। मतलब है कि फिलहाल हमको क्या पता होना चाहिए, प्रेजेंट एज।
मतलब पास्ट के बारे में बात होगा, हमको प्रेजेंट एज पहले पता होना चाहिए। फ्यूचर के बारे में बात होगा, प्रेजेंट एज हमको पहले पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको प्रेजेंट एज पता है तो कितने साल पहले के बारे में बात कर रहा है वो आराम से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए, अभी मान लो सपोज करो मेरा एज 20 साल है, ठीक, तो अब बात बताइए, मेरा प्रेजेंट एज 20 साल मान लो, तो बताओ कि 5 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा? 15 साल। आपने क्या किया, मेरे 20 साल में 5 साल माइनस किया, 15 साल आ गया। अब अगला सवाल सुनो, अभी मेरा कितना एज है बताओ प्रेजेंट? 20 साल। अगले 10 साल के बाद मेरा कितना एज हो जाएगा? 30 साल। आपने क्या किया, मेरे प्रेजेंट एज में 10 साल को प्लस किया। मतलब चाहे बात पास्ट का हो या चाहे बात फ्यूचर का हो, आपको क्या पता होना चाहिए उस इंसान का? प्रेजेंट एज पता होना चाहिए सबसे पहले। समझ में आ रही है बात? एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब भी बात होगा पास्ट का, समझे ध्यान से, जब भी बात होगा पास्ट का तो आप क्या करने वाले हैं? प्रेजेंट एज में माइनस करने वाले। जितने साल पहले के बारे में बात होगा प्रेजेंट एज में क्या कर लेंगे? उसको माइनस कर लेंगे। यहां पे वही चीज है। लेकिन जब बात हो फ्यूचर का, आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में उसको प्लस कर देंगे। सिंपल। जैसे यदि कोई हमसे बोले कि बताओ, जैसे मेरा अभी एज 20 साल है मान लो, तो 5 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा? मेरे प्रेजेंट एज यानी कि 20 साल में 5 साल क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं, 15 साल रहा होगा। वही यदि कोई बोले कि अभी मेरा 20 साल है, 10 साल के बाद मेरा कितना एज हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। आपने क्या किया? मेरे प्रेजेंट एज में 10 साल को प्लस किया। सिंपल। समझ में आया बात? तो पहला पॉइंट आपको इसमें से इतना ध्यान रखना है, पहला चीज कि चाहे बात पास्ट का हो कि 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल पहले एज कितना रहा होगा, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? पहले उस इंसान का प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। ठीक। उसके बाद बात हो 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल के बाद कितना होगा, फ्यूचर का बात यदि हो, उससे भी पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उसका प्रेजेंट एज। ओवरऑल कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान का सबसे पहले आपको क्या पता करना है? प्रेजेंट एज। उसके बाद पास्ट के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहले क्या पता होना चाहिए उस इंसान का? प्रेजेंट एज। यदि प्रेजेंट एज पता है तो पहले कितना एज रहा होगा ये भी निकाल सकते हैं, और बाद में कितना हो जाएगा ये भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए, उसके बाद एक बात इसमें और आपको ध्यान रखना है, जो यहां पे साफ साफ दिख रहा है, जब पास्ट के बारे में बात होगा तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में माइनस करोगे, और जब फ्यूचर का बात होगा तो क्या करोगे? प्रेजेंट एज में प्लस करोगे। इतना समझ में आ गया सबको? चलिए, अब कुछ एक और बातें हैं जो कि आपको थोड़ा सा लिख लेना है यहां पे, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो समझो ध्यान से, जब भी, अच्छा यहां पे ना एक चीज और ध्यान रखना है आपको, प्रेजेंट के लिए ना कुछ वर्ड आपके लिए यहां पे दिया रहेगा, फिर से पास्ट के लिए भी कुछ वर्ड दिया रहेगा, और फ्यूचर के लिए भी कुछ वर्ड दिया रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रेजेंट क्या बोलेगा? प्रेजेंट बोलेगा, जैसे बोलेगा नाउ। नाउ का मतलब, जैसे मान लो क्वेश्चन में नाउ लिखा हुआ है, NOW, नाउ। नाउ का मतलब क्या बात कर रहा है? वो अभी का बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट एज का बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला, पास्ट के लिए क्या क्या बोल सकता है? पहला तो अगो बोलेगा, हाँ या ना? अगो का मतलब क्या होता है? जैसे 5 years अगो मतलब 5 साल पहले, तो पास्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल कर देगा अगो, बिफोर, और कुछ आपको याद आ रहा हो तो बताइए जो पास्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता हो। अगो हो गया, बिफोर हो गया, है ना? आगे इस वाले में फ्यूचर के लिए क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करेगा पता है? लेटर, पहला LATER, लेटर, अच्छे से लिख लो, LATER, लेटर वर्ड इस्तेमाल कर देगा। आफ्टर कर देगा, उसके बाद हैंड्स कर देगा, HENCE, हैंड्स। उसके बाद क्या बोलेगा? विल बी, या फिर शैल बी। और क्या इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए बताइए? एक होगा आफ्टर, लेटर, हैंड्स, विल बी, शैल बी। यदि ये सब वर्ड इस्तेमाल किया हुआ होगा तो क्या समझेंगे आप? फ्यूचर का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? फ्यूचर का बात कर रहा है। उसी प्रकार से यदि अगो, बिफोर ऐसा कुछ लिखा रहा है तो समझे वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। हाँ बोलो। कैन बी, हाँ ये भी लिख लो, कैन बी भी होता है,
मे बी, उससे उतना नहीं आता, इतना काफी है। अब चाहो तो ये वाला काट देना, ये नहीं आता उतना, छोड़ दो इसको, ये वाला आपके काम के लायक नहीं है। समझ के बात को? तो यदि लेटर, आफ्टर, हैंड्स, विल बी, शैल बी, ये सब वर्ड इस्तेमाल हुआ है सवाल में, तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर का बात कर रहा है। सवाल कैसे बनता है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। और पास्ट के बारे में क्या वर्ड आएगा? अगो, बिफोर, है ना, ये सब आएगा। और प्रेजेंट के लिए नाउ, ये सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना पहले सारा नोट आप एक जगह पे लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे हम लोग अपने सवालों पे। ये चीज समझ में आया ना आपको? कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें बस 2 ही 3 बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात, यहां पे आ जाइए एक बार पहले, कोई भी चीज आपको इक्वल करना हो, अच्छा एक चीज और लिखना है हमको, हाँ बिल्कुल, पहले इतना लिख लीजिए। हो गया इतना? इतना हो गया पूरा? और बच्चे जल्दी से इसको लिखिए। अब समझिए ध्यान से एक बात यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक और नोट करके लिख लीजिएगा, एक और नोट लिख करके लिख लीजिए। एक हुआ हमारा पहला ये वाला नोट, दूसरा एक ये नोट, ठीक है, ये पहला हो गया नोट, ये दूसरा नोट हो गया, और तीसरा नोट यहां पे, ठीक है, ओके। आइए अब देखो यहां पे ना कुछ बातें हैं जो कि और आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला चीज ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस लिखा रहे या 2 टाइम्स लिखा रहे, इसका मतलब होता है 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो, ठीक। मतलब यदि ट्वाइस या 2 टाइम्स ऐसा कुछ लिखा हुआ रहे तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है? वो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। उसी प्रकार से थ्राइस, THRIC, थ्राइस लिखा रहे या 3 टाइम्स लिखा रहे, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। उसी प्रकार से यदि आगे 4 टाइम्स लिख दे, 4 टाइम्स कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। समझ में आ रही है बात? जल्दी बोलिए। 2 टाइम्स लिखा रहे या ट्वाइस लिखा रहे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस लिखा रहे या 3 टाइम्स लिखा रहे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स लिखा रहे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स लिखा रहे तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स लिखा रहे तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये इसको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद 1-2 बात और लिख लीजिए इसमें, जैसे इंक्रीज है तो प्लस करना है, और इसमें डिक्रीज है तो माइनस करना है। डिक्रीज लिखा हुआ रहे तो माइनस करना है। इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। अच्छा, डिक्रीज की जगह पे ना एक चीज और लिखा रहेगा, रिड्यूस, एक चीज वो भी लिख लो। रिड्यूस भी यदि लिखा हुआ रहे, रिड्यूस का भी मतलब क्या समझेंगे आप? माइनस ही समझेंगे। प्लस वाले में एक चीज और लिख देना इसे करके, मोर का मतलब भी क्या समझेंगे आप? प्लस ही समझेंगे। ये सब कुछ ऐसा आपको वर्ड लिखवा रहे हैं जो कि आपको सवाल में दिक्कत करेगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए इसको पहले ही निपटा लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए सब, कोई दिक्कत? तो प्रेजेंट के लिए बात होगा तो नाउ लिखा रहेगा, पास्ट के का बात करेगा तो वो अगो या फिर बिफोर लिखा रहेगा। लेटर के लिए फ्यूचर में यदि फ्यूचर का बात करेगा तो क्या क्या लिखा रहेगा? लेटर, आफ्टर, हैंड्स, विल बी, शैल बी, ये सब। और ट्वाइस या 3 टाइम्स लिखे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस या 3 टाइम्स लिखा रहे तो 3 से, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ये सब लिखा रहे तो 4 से, 5 से करते चलना है। और इंक्रीज लिखा रहे या मोर लिखा रहे इसका मतलब क्या है? वो प्लस। डिक्रीज या फिर रिड्यूस लिखा रहे इसका मतलब क्या है? माइनस। बस इतना ही सिंपल है, ध्यान रहेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि चाहे बात करें पास्ट के एज का या चाहे बात करें फ्यूचर के एज का, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। क्या सिंपल है? आइए, समय का बहुत कमी है तो एक क्वेश्चन हम लोग कम से कम कर ही सकते हैं। आइए, कोई बात नहीं, समय नहीं है चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, आइए। और यहाँ पे आपने क्या समझा था, एक बार फटाक से रिवाइज करवा दे क्या? आइए, इसमें आपने समझा था कि कोई भी चीज बराबर करना हो
इक्वल करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक प्लस माइनस का और एक मल्टीप्लाई और डिवीजन का। सिंपल। ठीक। इस वाले में आपने सीखा कि चाहे वो बात करें फ्यूचर का या पास्ट का, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट एज। जैसे यदि पास्ट के बारे में बात करेगा तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट एज में माइनस करोगे। कहां से पता आपको, यहां से, पास्ट के बारे में बात हो रहा है। और यदि फ्यूचर के बारे में बात होगा तो क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में प्लस कर देंगे। सिंपल। ठीक है, चलिए। और ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब इस्तेमाल होता रहता है। आइए, तो कुछ सवाल हम लोग इसमें ज़्यादा दिन ना हो पाए तो कम से कम एक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में हमारा समय आधा चला गया। आइए समझते हैं क्या है। पहला सवाल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। और जितना भी कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको बताया है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये चीज आपको ऊपर वाले क्लास में भी बहुत हेल्प करेगा। आइए, सबसे पहले हम लोग एज वाले में पहला नंबर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। समझिए पहले ध्यान से बोला क्या गया है। आइए पहले समझो ध्यान से। राहुल फादर इज थ्राइस। आ गया ना वर्ड थ्राइस, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। बहुत अच्छी बात है। राहुल फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल, मतलब राहुल के पिताजी जो है ना 3 गुना ज्यादा है किससे, राहुल से। मतलब राहुल का जो पिताजी है वो राहुल से 3 टाइम्स ज्यादा है। इसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बताओ तो जरा। राहुल का एज पता होना चाहिए। यदि राहुल का एज पता चल गया तो पिताजी का एज पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले इतना कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद है आफ्टर 12 इयर्स, ये सब हुआ, सब हम लोग बाद में देख लेंगे। बाद में बोला गया फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सबसे पहला काम इसमें जो है ना बोला गया राहुल फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल। राहुल का एज जितना भी है उसके एज से उसका पिताजी कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। लेकिन क्या आपको राहुल का एज पता है, नहीं पता है। यदि राहुल का एज पता चल गया हमको प्रेजेंट वाला, तो उसके पिताजी का भी चल जाएगा, क्योंकि उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, बस 3 टाइम्स, मतलब थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे समझो, सिंपल सा ऐसे समझिए। मेरा एज जो भी है, लेकिन मेरे एज से मेरे पिताजी 3 गुना ज्यादा बड़े हैं, ऐसा समझ लो। तो मेरे पिताजी कितना बड़े हैं उसका पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पता मेरा एज। जैसे मान लो, जैसे सपोज करो कि मेरा एज 20 साल है और मेरे पिताजी हमसे 3 गुना ज्यादा है, इसका मतलब मेरे पिताजी कितने साल के हैं, 60 साल के हैं। कैसे पता आपको, क्योंकि आपको मेरा प्रेजेंट एज पता है। ठीक है, तो वही बात इसमें है कि राहुल का यदि हमको प्रेजेंट एज पता चल जाए तो उसके पिताजी का तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि उसको राहुल के एज में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, बस 3 से कर देना है, उसके पिताजी का एज पता चल जाएगा। तो राहुल का पहले आप मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी एक्स। ठीक है, तो पहला आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी एक्स। राहुल के प्रेजेंट एज को हमने एक्स मान लिया, तो इस हिसाब से बताइए उसके पिताजी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि कितना ज्यादा बड़ा है उसके पिताजी, बताओ, थ्राइस, यानी कि 3 टाइम्स। तो यहां पे हमारा हो जाएगा द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल्स, RAHULS, राहुल्स फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल्स फादर बी कितना हो जाएगा, 3x। क्या यहां तक बात समझ में आया है सबको, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साफ क्वेश्चन में बोला गया था कि राहुल के जो पिताजी हैं वो 3 गुना ज्यादा है। थ्राइस मतलब 3 गुना ज्यादा है, किससे ज्यादा है, राहुल से। तो राहुल का हमने एज मान लिया x, तो उसके पिताजी कितने हो गए, 3x। उसके एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। अब आइए, यहां तक का काम हमारा कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप तक का। आगे, और अब ध्यान रखना है आपको कि दोनों का प्रेजेंट एज हमको मालूम चल चुका है, राहुल का x और उसके पिताजी का 3x। प्रेजेंट एज हमको पता चल गया। अब जब पता चल ही गया प्रेजेंट एज, तो पास्ट के बारे में बात करें, फ्यूचर के बारे में बात करें, क्या डरना है, नहीं करना है।
क्यों? क्योंकि चाहे बात हो पास्ट का चाहे बात हो फ्यूचर का, पहले क्या पता होना चाहिए आपको? प्रेजेंट एज। वो हमको पता है। अब राहुल का x, उसके पिताजी का 3x, सिंपल। तो अब पास्ट के बारे में बात करें या फ्यूचर के बारे में बात करें, कोई मतलब नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट के बारे में बात करेगा तो x में माइनस कर देंगे, फ्यूचर के बारे में बात करेगा x में प्लस कर देंगे, सिंपल। क्योंकि सारा काम तो प्रेजेंट एज को ही लेकर होता है, वो हमको पता चल गया है। अब आइए आगे क्या बोला गया है। आफ्टर 12 ईयर्स, सबसे पहला बात क्या लगा हुआ है बताओ? आफ्टर। किसका बात कर रहा है ये? पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का? फ्यूचर का। इट मीन्स हमको क्या करना है? प्लस या माइनस? बोलो बोलो। प्लस। बहुत अच्छी बात है। आइए, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद क्या होता है? 12 साल के बाद ही विल बी जस्ट ट्वाइस, सब बाद में देखेंगे। 12 साल के बाद उसका जो पिताजी है राहुल से 2 गुना ज्यादा हो जाता है, उससे बाद में देखेंगे। पहले आप ये तो पता करो कि 12 साल के बाद दोनों का एज कितना होगा। एक बात बताओ, क्या 12 साल के, अच्छा एक बात, सबसे पहले राहुल का अभी एज x है, उसके पिताजी का अभी फिलहाल प्रेजेंट एज कितना है? 3x। क्या 12 साल के बाद केवल राहुल का एज बढ़ेगा? उसके पिताजी का भी तो बढ़ेगा। तो पहले दोनों का क्या पता करो, 12 साल के बाद एज कितना होगा। आइए पहले हम लोग वो पता करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर 12 ईयर्स और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। आफ्टर 12 ईयर्स, बताइए 12 साल के बाद राहुल का एज कितना होगा? जल्दी बताइए, बोलो। नहीं नहीं, गलत गलत, बोलो बोलो। x प्लस 12, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब बात फ्यूचर के बारे में होता है तो हम लोग प्रेजेंट एज में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 12 साल के बाद राहुल का एज कितना हो जाएगा? आफ्टर 12 ईयर्स, ऐसे लिख देना है, द एज ऑफ राहुल विल बी, कितना हो जाएगा बताओ? x प्लस 12, सिंपल। उसी प्रकार से द एज ऑफ राहुल फादर विल बी, राहुल के पिताजी का एज कितना हो जाएगा बताइए? नहीं, 3x प्लस 12। नहीं समझे बात को? देखो दोनों का प्रेजेंट एज अभी कितना है? इसका x है और इसका 3x है, और फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, यानी कि पास्ट, सॉरी फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट एज में दोनों को प्लस करोगे, और वैसे बात है। तो इसका हो गया x प्लस 12 और इसका हो गया 3x प्लस 12। 12 साल के बाद इन लोगों का एज इतना होगा, ठीक है। आइए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x प्लस 12 और यहाँ पे 3x प्लस 12। हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम जो आप कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों का एज 12 साल के बाद बराबर है, हम कह रहे हैं। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं। सवाल क्या कह रहा है? फिर देखो, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, यानी कि 12 साल के बाद राहुल का एज इतना है, उसके पिताजी का एज इतना है। 12 साल के बाद कितना एज होगा ये हमको पता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है? हम बोल रहे हैं कि दोनों बराबर है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि नहीं, ही विल बी, ही किसके लिए है बताओ? उसके पिताजी के लिए, उसके पिताजी के लिए। ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज सन, यानी कि पिताजी का एज कौन सा, ये वाला या ये वाला? ये वाला है। तो 12 साल के बाद इसके पिताजी का एज ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस मतलब कितना से मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई। अब समझिए ध्यान से, मतलब 2 गुना ज्यादा हो जाता है। समझिए ध्यान से, हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, ये 2 गुना ज्यादा है। अब फिर से मेरा सवाल है, बताइए, सवाल कह रहा है कि 2 गुना ज्यादा है, तो क्या 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दोगे? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। वो पहले बोल रहा है कि हाँ 2 गुना ज्यादा है, पहले से बोला ज्यादा है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। वो बोल दिया ज्यादा है तो ज्यादा है, बस। तो ये 2 गुना पहले से ज्यादा है, यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा है, और हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है, ठीक। यदि ये 2 गुना ज्यादा है पहले से और हमको बराबर करना है, तो पहला ऑप्शन क्या है? यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो 2 गुने से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन और क्या कर सकते हैं आप? यदि ये 2 गुना ऑलरेडी ज्यादा है तो इसको 2 गुने से डिवाइड कर दो, बराबर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट आप समझ में आया जो हमने आपको पहला वाला सिखाया था? यदि आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं और ये 2 गुना ज्यादा है, पहले से इसको भी क्या कर दो, 2 गुने से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसके ऊपर चॉइस आपका होता है, आप करना क्या चाहते हैं बताइए।
मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अब एक बार थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन इसमें हम और क्लियर कर देते हैं, समझिए ध्यान से। सब हमने क्या कहा? दोनों बराबर है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, दोनों बराबर नहीं है। ये यानी कि इसका पिताजी 2 गुना ज्यादा है, ऑलरेडी पहले से ज्यादा है। यहाँ पे दिख रहा है क्या 2 गुना? कहीं पे लिखा हुआ 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ? नहीं, वो दिखेगा नहीं, लेकिन सवाल बोल दिया ज्यादा है, तो मतलब मान लीजिए वो ज्यादा है। यदि ये ज्यादा है और बराबर करना है तो आप इसको भी 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं और ये 2 गुना ज्यादा है, तो क्या कर दो? इसको 2 से डिवाइड कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन क्या रहेगा आपसे? मल्टीप्लाई वाला। वो क्या रहता है? थोड़ा सा आसान रहता है, इजी रहता है। आइए थोड़ा सा इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझना है सवाल। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं ना कि सवाल में बोला है कि उसके पिताजी का एज 2 टाइम्स ज्यादा है, तो वो इधर ही मल्टीप्लाई कर देते 2 से। अरे ये तो ऑलरेडी ज्यादा 2 है, 2 से और मल्टीप्लाई कर देगा तो ज्यादा हो जाएगा ना। और सवाल को पहचानना सीखिए। अब समझ गए बात को? तो ये बोल रहा है कि पहले से ज्यादा है, तो इसको ये दोबारा क्यों मल्टीप्लाई करना है? ये ज्यादा है यदि पहले से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो बराबर होगा। चलिए आइए अब इसको सॉल्व करिए सिंपल से। कितना होगा? 24 इक्वल्स टू 3x प्लस 12। एक्स वाला इधर लेकर आ जाओ। 2x माइनस 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 24। सिंपल। आइए यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 12। और आपको पता है अब माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल, यानी कि x इक्वल्स टू 12। तो अब जरा एक बात हमको बताइए फटाक से, x का वैल्यू आ रहा है 12, मतलब किसका एज आया? राहुल का। तो बताइए राहुल का प्रेजेंट एज कितना है? 12। तो यहां पे अब आप लिखेंगे कि हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एज 12 ईयर्स। और उसके पिताजी के प्रेजेंट एज को आपने कितना माना था? 3x। तो कितना हो जाएगा उसके पिताजी का बताओ? 36। तो यहां पे लिखेंगे, ऐसे कर लो, तुम लोग पूरा लिखना, द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल फादर एज 3x माना था हमने, तो 3 इंटू 12 कर देंगे, 36 ईयर्स। क्या आप समझ में आया सब कुछ? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? अब जरा एक बार सवाल में देखो तो क्या बोला गया था कि राहुल का एज जितना भी है उसके एज से उसके पिताजी कितना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा। क्या ज्यादा है? 3 गुना। देखो बिल्कुल ज्यादा है। राहुल का एज 12 है, उसके पिताजी कितना आ रहा है? 36। तो क्या 3 गुना ज्यादा नहीं हुआ? बिल्कुल ज्यादा हुआ। क्या सवाल समझ में आया है? जल्दी बताइए। ठीक है, तो हालांकि 2 क्वेश्चन करना था हम लोगों को, लेकिन समय तो बचा नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कल कर लेंगे। हाँ एक बात और, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे एज वाला, ठीक है, क्योंकि आज तो समय खत्म हो गया, तो हम लोग कल क्वेश्चन कुछ और करेंगे। और कल हमारा क्वेश्चन 2nd नंबर पे ध्यान रहे, यही वाला रहेगा, ठीक है। और 3rd 4th पे भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो दूसरा वाला ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो एज वाला सवाल का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको सिखाया है, और पहला वाला इसका हमने सॉल्व भी किया है, ठीक है। एज वाला सवाल हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो आपका काम है कि सारे को जितना कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं उसको एक बार रिवाइज करके अच्छे तरीके से आइएगा, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं इस सवाल को बताने से पहले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एक बार रिवाइज करके आइएगा, उसके बाद फिर आपका एज वाला खत्म होगा। तो हम लोग कल मिलेंगे और कल एज वाले वर्ड प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे। 3-4 क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे तो आपका एज वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे एज वाले कुछ और सवाल। यदि समय बचा तो हम लोग कल एक नया प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम भी स्टार्ट कर देंगे। यदि समय बचा, तब नहीं बचा तो कल हम लोग एज वाले को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया था, और वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले जो हम लोगों को समझना है वो एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को, जिसके अंदर एज वाले वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से बनेंगे, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट का जरूरत है, जो कि आपको पहले समझ लेना है, ये हम लोग समझ चुके थे, है ना। और एक सवाल भी हम लोग बनाए हुए थे एज वाले से। 2nd नंबर पे हमारा क्वेश्चन ये वाला था, चूंकि इस समय कल था नहीं तो हो नहीं पाया था, तो आज हम लोग उसी सवाल से कंटिन्यू करेंगे। पहला हो चुका था तो दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग आज और समझेंगे, यानी कि टोटल हमारा एज में 3 क्वेश्चन होगा, जो कि हम लोग एक कल कर चुके थे, 2 आज कर लेंगे, तो एज वाला हमारा खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने कल स्टार्ट कर लिया था। एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में किन किन प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है ये भी हम लोग समझ चुके थे, और एक सवाल भी हम लोग डिस्कस
कर चुके थे, है ना। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये वाला क्वेश्चन 2 जो है वो कल आप लोगों ने लिखा था, जो लिखे थे उसको दोबारा मत लिखिएगा और जो नहीं लिखे वो लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 से। शुरू करें, ध्यान से समझिएगा क्या इसमें लिखा गया है। देखो बोला गया है अ फादर इज 30 years older देन हिज सन। सबसे पहला बात यहां बोला गया कि एक पिता है, एक फादर है जो कि अपने बेटे से कितना साल बड़ा है बताओ, 30 साल ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए सपोज करिए कि यदि बेटे का उम्र 5 साल है तो पिताजी उससे कितना ज्यादा बड़े हैं, 30 साल। तो इस हिसाब से पिताजी का एज कितना हुआ, 35। सिंपल मतलब कि एक फादर है जो अपने बेटे के उम्र से 30 साल ज्यादा है, और मान लीजिए सपोज करिए कि बेटे का उम्र मात्र 5 साल ही है, तो वो बेटे के उम्र से पिताजी 30 साल बड़े हैं। इसका मतलब है कि पिताजी का एज कितना अभी फिलहाल अभी सिंपल सा 35, हाँ या ना, बस। तो आइए, तो वही बात इसमें कहा गया है कि एक पिता है, एक पिताजी हैं जो कि अपने बेटे के उम्र से 30 साल ज्यादा बड़े हैं, ठीक। पहला बात समझ में आया। अगला, इन 12 years द मैन विल बी, अच्छा यहां पे वर्ड आ गया विल बी, किसका बात कर रहा है बताइए, फ्यूचर का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, फ्यूचर का। 12 साल के बाद द मैन विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। 12 साल के बाद उसके पिताजी का जो उम्र है वो कितना हो जाता है पता है, अपने बेटे के उम्र से 3 times। 3 times मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपको कल बताया था हमने। तो पहला बात कि अभी फिलहाल का यदि हम लोग बात करें तो फिलहाल यानी कि प्रेजेंट एज का यदि बात करें तो बेटे के उम्र से पिताजी का उम्र कितना ज्यादा है, 23 साल, पहला बात। दूसरा बात, 12 साल के बाद पिताजी का उम्र कितना हो जाता है अपने बेटे से, 3 गुना ज्यादा हो जाता है। 3 times का मतलब 3 गुना ज्यादा हो जाता है। 3 से मल्टीप्लाई करना है हमको। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमको दोनों का क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। तो सबसे पहले आप हमको यहाँ पे एक बात बताइए, पिताजी का उम्र अपने बेटे की उम्र से 30 साल ज्यादा है, तो क्या आपको बेटे का उम्र पता है? पहले किसका पता करोगे, पिताजी का या बेटे का? बेटे का, क्योंकि एक बार यदि बेटे का उम्र हमको पता चल गया तो बेटे की उम्र में 30 साल क्या कर देना है, बस प्लस कर देना है, पिताजी का उम्र आ जाएगा। तो बेटे का उम्र मान लेंगे हम लोग, लेट द एज ऑफ सन बी एक्स, ठीक है। तो यहां पे मान लेंगे हम लोग लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। एक्स ईयर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स भी चलेगा या फिर एक्स ईयर्स भी ठीक है, सिंपल। तो हमने मान लिया कि बेटे का जो उम्र है वो एक्स ईयर्स है, तो इस हिसाब से पिताजी का उम्र कितना होना चाहिए, एक्स प्लस 30, क्योंकि बेटे का उम्र जो भी है उससे कितना ज्यादा बड़े हैं, वो 30 साल ज्यादा बड़े हैं। तो बेटे का उम्र हमने माना एक्स, तो पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 साल वो ज्यादा है। तो यहां पे आप लिखेंगे द एज ऑफ किसका, फादर, द एज ऑफ फादर बी, पिताजी का एज हो जाएगा एक्स प्लस 30 ईयर्स। बताइए, ये दोनों का अभी फिलहाल क्या निकाला हमने, प्रेजेंट एज। बेटे का अभी फिलहाल उम्र है एक्स ईयर्स और पिताजी का उम्र अभी फिलहाल है एक्स प्लस 30 ईयर्स, और ये दोनों का क्या है, प्रेजेंट एज हमने मान लिया है, ठीक है। आइए, अब क्या बोला गया था, इन 12 ईयर्स यानी कि 12 साल के बाद का बात कर रहा है। तो आप यहां पे लिखोगे आफ्टर कितने ईयर्स, 12 ईयर्स। और आफ्टर 12 ईयर्स का मतलब यहां पे विल भी लगा हुआ था, मतलब किसका बात कर रहा है, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, फ्यूचर का बात कर रहा है। तो 12 साल के बाद क्या होता है, 3 गुना हो जाता है उसके पिताजी का एज, तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप ये बताइए, 12 साल के बाद बेटे का उम्र भी तो बढ़ेगा, पिताजी का भी तो उम्र बढ़ेगा। तो पहले ये पता करो कि 12 साल के बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 12 साल के बाद बताओ बेटे का कितना होगा, एक्स प्लस 12 हो जाएगा, और पिताजी का उम्र कितना होगा, एक्स प्लस 30 प्लस 12। हमने क्या बोला था, चाहे बात फ्यूचर का करे चाहे बात पास्ट का करे, हमेशा आपको जोड़ना है, फिर घटाना किस में है, प्रेजेंट एज में घटाना है, जोड़ना है। जैसे पास्ट के बारे में बात करेगा, पहले के बारे में जो बीत गया, प्रेजेंट एज में माइनस करना है। फ्यूचर के बारे में बात करेगा, प्रेजेंट एज में
प्लस कर देना है। तो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, तो बताइए 12 साल के बाद बेटे का उम्र कितना होगा, x + 12, और पिताजी का x + 30 तो यहाँ पे है ही, इसमें भी 12 प्लस कर देंगे। क्या ऐसा होगा कि बेटे का उम्र बढ़ गया, पिताजी का उम्र बढ़ा ही नहीं 12 साल के बाद? अरे टाइम तो सबके लिए बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा द एज ऑफ सन विल बी x + 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल के बाद बेटे का उम्र हो जाएगा x + 12 ईयर्स। उसी प्रकार से पिता का जो एज है वो हो जाएगा द एज ऑफ फादर विल बी x + 30 तो रहेगा ही, अभी तो इसका प्रेजेंटेज यही है, इसमें भी +12 हो जाएगा। और इसको आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर लीजिए, यहीं पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x + 42 ईयर्स। कोई दिक्कत समझ में आई है बात? जल्दी बताइए। आ गया अगला। तो फिलहाल बेटे का एज था प्रेजेंट एज x, पिताजी का एज कितना था प्रेजेंट वाला, x + 30। 12 साल के बाद बेटे का कितना हो जाएगा, x + 12, यानी कि 12 साल बढ़ जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, 12 साल वो ज्यादा हो जाएगा। और पिताजी का उम्र भी 12 साल के बाद तो बढ़ेगा ना 12 साल, तो इसका एज कितना हो जाएगा 12 साल के बाद, x + 42 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम कह रहे हैं कि 12 साल के बाद दोनों का उम्र सेम होगा। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे ट्विस्ट हम क्या देना चाह रहे हैं, समझिए ध्यान से। हम कह रहे हैं कि 12 साल के बाद दोनों का उम्र सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं, 12 साल के बाद द मैन विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। मैन मतलब पिताजी का उम्र, पिताजी का उम्र कौन सा है, ये वाला है। तो 12 साल के बाद पिताजी जो है ना, वो अपने बेटे की उम्र से 3 गुना ज्यादा हो जाता है। 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना ज्यादा है बताओ, 3 times ज्यादा है। मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से। क्या आपको दिख रहा है कहीं से, कहीं पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन सवाल यदि कह रहा है कि 3 times ये ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब मान लेना कि 3 गुना पहले से ज्यादा है। और अब आपको करना है बराबर, तो फिर से आपके पास 2 ऑप्शन है। यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो 3 गुना इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, पहला काम आप ये कर सकते हैं बराबर करने के लिए। या फिर यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो 3 गुने से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, फिर भी बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने आपको सबसे अच्छा क्या बोला है, मल्टीप्लाई करने वाला। तो सवाल में बोला गया था कि ये 3 गुना ज्यादा है, 3 times हो जाता है ये, तो 3 टाइम इधर भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, बस। अब इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल सा। क्या सवाल समझ में आया सबको? एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। बोला गया था कि फिलहाल प्रेजेंट एज का यदि हम बात करें तो प्रेजेंट एज का बात इसमें यह था कि पिताजी का जो उम्र है ना, अपने बेटे की उम्र से कितना ज्यादा है, 30 साल ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको किसका एज पता करना पड़ेगा बताओ, बेटे का। तो बेटे का हमने मान लिया क्या, प्रेजेंट एज x मान लिया। तो इस हिसाब से पिताजी का फिर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, x + 30, क्योंकि कितने साल बड़े हैं वो, 30 साल बड़े हैं, तो x + 30। उसके बाद 12 साल के बाद का बात होगा, तो 12 साल के बाद बेटे का भी 12 साल बढ़ेगा उम्र, पिताजी का भी 12 साल उम्र बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मेरा 12 साल के बाद उम्र बढ़ गया, पिताजी की उम्र नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं होता, दोनों का बढ़ेगा। तो 12 साल के बाद बेटे की उम्र कितना हो जाएगा, x + 12, क्योंकि फ्यूचर का बात कर रहा है, और फ्यूचर का बात जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज में प्लस करते हैं, प्लस हमने किया। उसके बाद पिताजी का भी उम्र 12 साल बढ़ेगा, तो हमने इसमें भी प्लस किया, इसको हमने सॉल्व किया, x + 42 आया, सिंपल। अब हमने कहा कि दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, बराबर नहीं है। पिताजी जो है वो 12 साल के बाद क्या हो जाते हैं, ये उम्र किसका है बताओ, बेटे का, 12 साल के बाद वाला। ये उम्र किसका है, पिताजी का, कितने साल के बाद वाला, 12 साल के बाद वाला। तो सवाल हमने बोला कि दोनों का एज बराबर है 12 साल के बाद, सवाल बोल रहा है कि नहीं, दोनों बराबर नहीं है। ये जो है पिताजी वो कितने साल, मतलब कितना गुना बड़ा है, 3 गुना ज्यादा बड़े हैं, किससे, अपने बेटे की उम्र से। मतलब सवाल ये कह रहा है कि 12 साल के बाद जो है पिता का उम्र बेटे से 3 गुना ज्यादा हो जाता है। मतलब ये 3 गुना क्या है, ज्यादा है, आपको मान लेना है। तो जब ये 3 गुना ज्यादा है तो आपको बराबर करना है, तो क्या करो, 3 गुना से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, पहला काम आप ये कर सकते हैं। दूसरा काम, यदि ये 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, इसको 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, फिर भी बराबर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या रहता है, मल्टीप्लाई करना। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा,
3x प्लस 36 इक्वल्स टू x प्लस 42। ये बात समझ में आ रही है आपको? सिंपल है। तो x वाला एक तरफ लेकर आएंगे, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 42 माइनस 36। 3x में x गया, कितना बचा? 2x। 42 में 36 गया, कितना बचेगा? 6। सिंपल। x का वैल्यू कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया 3 इयर्स। यहां तक समझ में आया सबको? जल्दी बताइए, कोई समस्या किसी को यहां पे? जल्दी बताइए। सिंपल। तो x का वैल्यू 3 आया यहां पे, इसका मतलब है किसका एज है बताओ? बेटे का उम्र है। तो यहां पे अब आप लिख देंगे, नीचे जगह नहीं है यहां पे, कि हैंस द प्रेजेंट एज, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ सन एज 3 इयर्स। x का वैल्यू 3 आया, इसका मतलब बेटे का उम्र कितना है? हमने माना था x, तो x का वैल्यू आ गया 3, इतने की 3 साल है। उस हिसाब से हमारा द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, एज कितना हो जाएगा भाई? कितना माना था हमने? x प्लस 30 माना था, तो x का मतलब कितना? 3 प्लस 30, यानी कि 33 इयर्स। तो बेटे का उम्र है फिलहाल 3 साल और पिताजी का उम्र कितना है? 33 साल, 33 इयर्स। अब जरा सवाल में आओ, क्या सही बात है? सवाल क्या बोला था कि बेटे के उम्र से पिताजी का उम्र कितना ज्यादा है? 30 साल ज्यादा है। तो बेटे का उम्र है 3 और पिताजी का उम्र हो गया 33। क्या 3 साल, सॉरी, क्या 30 साल ज्यादा नहीं है ये? क्या ये अपने बेटे की उम्र से 30 साल ज्यादा नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है भाई। बेटे की उम्र अभी फिलहाल 3 ही साल है और ये 33 साल के 33, तो कितना ज्यादा है बताओ? 30 साल ज्यादा है ये, बस सिंपल। ठीक है, हो गया। ऐसे ही आपको ये सवाल हैंडल करना था, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा एक बात और, ऑनलाइन वाले बच्चे आप में से यदि कोई ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो सजेशन ये रहेगा कि इसके पहले वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं देखना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एज वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, वो एक बार समझ जाएंगे आप, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप एक काम करिएगा, बल्कि हमें वो काम कर देंगे आपके लिए कि दोनों वीडियो को एक में मर्ज कर देंगे। ठीक है, जो कल वाला है वो भी और आज वाला जो है वो भी एक में मर्ज कर देंगे, तो दोनों आप एक को चलाओगे, दोनों साथ में चल जाएगा, दोनों साथ में रहेगा। मतलब कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों एक में हम लोग मर्ज कर लेंगे। इससे क्या होगा? एज वाला सारा वर्ड प्रॉब्लम एक ही वीडियो में हो जाएगा, है ना? तो 2 वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सॉरी 2 तो हो गया, 3rd नंबर, सॉल्यूशन नंबर 3rd देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3rd थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सवाल रेशियो वाला है, और रेशियो वाला सवाल जब भी ऐसा आ जाए कैसे हैंडल करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले समझो। द एजेज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5। सोनल और मनोज इन दोनों का जो एज है वो 7:5 है। ठीक, 10 ईयर हैंड्स, और जैसे यहां पे वर्ड आपने देखा हैंड्स, मतलब किसका बात कर रहा है? ये फ्यूचर का बात कर रहा है। ठीक है, 10 साल के बाद क्या हो जाता है? द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 9:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। यहां पे ध्यान रखिए, ये चूंकि सवाल रेशियो वाला है तो यहां पे आप प्रेजेंट एज को एक्स नहीं मानेंगे, बल्कि एज जो दिया हुआ है 7:5, ये पहला किसका नाम हुआ बताओ? सोनल। तो सोनल का एज क्या है? 7, और मनोज का कितना? 5। तो रेशियो वाले सवाल में हम लोग एक्स नहीं मानते एज को, यहीं पे मान लेंगे 7x और ये 5x। रेशियो वाला सवाल हमने आपको बार बार बोला है, क्लास 6 में भी 7 में भी हमने कई बार बोला है, और अभी भी बोल रहे हैं, जब भी रेशियो वाला सवाल आए उसको x के साथ इंक्लूड कर दो। ये 7x क्या हो जाएगा? 7x, और ये 5 है तो क्या हो जाएगा? 5x। सिंपल। तो यहां पे हम लोग इसके प्रेजेंट एज को मान लेंगे। सोनल का प्रेजेंट एज 7x और मनोज का प्रेजेंट एज 5x। तो लिख लीजिए यहां पे, let the present age, let the present age of Sonal be 7x। उसी प्रकार से
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज बी, कितना था 5 था तो 5x मान लेंगे। मतलब इसमें हम लोग रेशियो वाले सवाल में x वगैरह नहीं मानते हैं, सिंपल सा जो रेशियो दिया हुआ उसी के साथ x इंक्लूड कर देंगे। तो प्रेजेंट एज हम लोगों ने मान लिया सोनल का 7x और मनोज का कितना 5x, सिंपल। तो अब आपको ये मान के चलना है कि आपको दोनों का प्रेजेंट एज पता है, सोनल का 7x और मनोज का 5x, ठीक है। आइए अब सवाल में क्या बोला गया था, 10 ईयर हैंड्स, मतलब 10 साल बाद का बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर का बात कर रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो 10 साल के बाद दोनों का उम्र तो 10 साल बढ़ेगा, यानी कि 10 साल के बाद सोनल का कितना हो जाएगा 7x + 10, मनोज का कितना हो जाएगा 5x + 10, सिंपल, दोनों का 10-10 बढ़ जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे द एज ऑफ सोनल विल बी, यानी कि 10 साल के बाद सोनल का जो एज है वो हो जाएगा 7x + 10 ईयर्स, इतना हो जाएगा सोनल का। उसी प्रकार से द एज ऑफ मनोज विल बी 5x + 10 ईयर्स, मनोज का हो जाएगा 5x + 10 ईयर्स 10 साल के बाद। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कह रहे दोनों का एज बराबर हो जाएगा 10 साल के बाद, समझेगा ध्यान से। हम कह रहे हैं कि दोनों का एज 10 साल के बाद क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 9:7, उसका जो रेशियो मतलब उसका जो 10 साल के बाद उम्र है वो 9:7 होगा। क्या 9:7 को क्लास 6 याद करिएगा, यहाँ पे 9:7 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिखते थे 9/7, बताओ, बिल्कुल लिखते थे। तो यहाँ पे अच्छा ये तो ऐसा है, तो फिर यहाँ पे रेशियो वाला था हमारा तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे भी हमारा ऐसा बदल जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई 5x + 10 = 9/7। अब समझिए ऐसा क्यों हुआ है, समझिए पहले ध्यान से। हम बोल रहे हैं, मतलब सवाल में है कि 10 साल के बाद सोनल का एज 7x + 10 हो जाएगा, मनोज का एज 10 साल के बाद 5x + 10 हो जाएगा, इतना समझना है सबको। अगला बोला गया था कि दोनों का 10 साल के बाद जो है ना एज इस रेशियो में हो जाएगा, इस रेशियो में। तो जब इस प्रकार का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आप उसको किसमें लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है। और जब आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, ये नियम होता है, ठीक है। अच्छा आपके मन में ये सवाल क्यों नहीं आया कि सर आपने तो बोला था कि रेशियो रहे तो उसको x के साथ इंक्लूड कर देना है, तो यहाँ पे होना चाहिए था 9x और 7x, वो केवल एक बार होता है ऊपर में, हर बार नहीं। ऊपर में था ना 7:5, तो हमने क्या माना इसको 7x और 5x, वो केवल एक बार, वो भी ऊपर में होगा बस, जो कि हमने यहाँ पे मान लिया है, नीचे नहीं, नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, सिंपल। तो इसका मतलब हुआ कि 10 साल के बाद सोनल का जो एज है वो 9 हो जाता है, और 9 रेशियो में है, और मनोज का एज जो है वो 7 हो जाता है। तो इसका रेशियो ये है और इसका रेशियो ये है, इस प्रकार से लिख देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? बस अब इसको सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। बताइए क्या करना चाहिए इस प्रकार के सिचुएशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है इससे, और इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, नहीं वैसे नहीं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7x + 10 को, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 10 को। समझ में आ रही है बात? सिंपल है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है हमने इससे, तो इसको ऐसे लिख देंगे, और इससे मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो ऐसे लिख देंगे, सिंपल है। आइए अब सिंपल से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49x + 70 = 9 5 जा 45x + 90। x वाला इधर लेकर आइए, 49x इधर है रहने दो,
ये प्लस 45 है तो आएगा इधर तो माइनस 45x, इधर 90 है रहने दो, ये हमारा 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बताइए 49 में 45 को माइनस करो जल्दी फटाक से, कितना 4x, बहुत अच्छा। 90 में 70 गया कितना 20, हमको निकालना है x का वैल्यू, तो बताइए 20 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 5, x का वैल्यू 5 आया है। क्या किसी का आंसर आया, मतलब क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं। अब हमको निकालना है इसका प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हमने क्या माना था सोनल का 7x, तो 7 इंटू एक्स पे कितना लिख देंगे 5, तो सोनल का प्रेजेंट एज आ जाएगा। उसी प्रकार से मनोज का निकालना है। आइए तो उसके बाद यहां पे लिख लीजिएगा कि हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, प्रेजेंट एज ऑफ सोनल एज कितना था 7x, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना डालेंगे हम लोग 5 डालेंगे, तो कितना हो जाएगा 35 ईयर्स, यानी कि सोनल का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है 35 ईयर्स। सिंपल। उसी प्रकार से निकाल लेंगे मनोज का, आ जाओ। तो यहां पे लिखेंगे द प्रेजेंट, एक मिनट, द प्रेजेंट एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज एज क्या माना था हमने बताओ 5x माना था, तो 5 इंटू 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 25 ईयर्स, बस। तो रेशियो वाले सवाल को आप इस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो जब रेशियो वाला आ जाए तो पहली बार हम लोग उसको x के साथ मान लेंगे, 7:5 था तो 7x और 5x हमने मान लिया। 3 ईयर्स के बाद का बात हुआ तो दोनों में 10-10 साल हमने ऐड कर दिया। उसके बाद बोला गया कि 10 साल के बाद जो है दोनों का उम्र का रेशियो 9:7 होता है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। 9:7 का मतलब क्या हुआ 9/7, और जब आप इसको फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो इन दोनों के एज को भी फ्रैक्शन में ही करना पड़ेगा। अच्छा, यदि सवाल हमारा फ्रैक्शन वाला नहीं होता, रेशियो वाला नहीं होता, तो क्या फिर भी फ्रैक्शन में करते नहीं, तब तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाते, ये इक्वल टू ये, ऐसा बनाते। यदि सवाल रेशियो वाला आ जाए तो उसको इस तरीके से कर देना है, हो जाएगा, समझ गए बात को। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे इस तरीके से करते आएंगे और x का वैल्यू आ जाएगा, और जब एक बार x का वैल्यू आ जाए तो जो आपने प्रेजेंट एज माना था वहां पे x का वैल्यू पुट करके उसका असली में एज कितना है परसेंटेज वो नंबर में निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया सोनल का 35 और मनोज का आ गया 25। सिंपल, समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे, अच्छा इसको लिख लेना यहाँ पे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 9:7 था तो ये हमारा 9/7 हो जाता है, ये लिख लेना यहाँ पे और इसको बॉक्स में डाल देना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में लिख देना नोट, NOTE नोट, बस इसको जल्दी से लिखिए। और यहीं पे हमारा हुआ एज वाले वर्ड प्रॉब्लम पूरी तरीके से कंप्लीट। एज वाला वर्ड प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हुआ। अभी सारे वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसके बाद हमारा नंबर वाला भी है, मनी वाला है, एरिया वाला, अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम और है। बस आज की क्लास में आपका नंबर वाला एज वाला वर्ड प्रॉब्लम केवल खत्म हुआ है। तो एज वाले वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट का मालूम होना, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था। वर्ड प्रॉब्लम का जो पहला वाला क्लास था ना, यानी कि कल वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वर्ड प्रॉब्लम हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से पहला वर्ड प्रॉब्लम एज वाला कंप्लीट खत्म हो चुका। कोई दिक्कत अब इसमें एज वाले सवाल आएंगे तो आप एक बार मतलब कर लोगे, हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बावजूद भी कोई डाउट रहे तो क्लास में आप लोगों को आके पूछना है और आप लोगों के बार कमेंट कर देना है। इसको जल्दी से लिख लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे फटाक से। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया और अलग टाइप का वर्ड प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हम लोग कल, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। एज वाले वर्ड प्रॉब्लम को जब हम कल बता रहे थे, स्टार्ट किया था जब हमने, तो हमने आपको एक बात बताया था कि एज वाले वर्ड प्रॉब्लम इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप क्लास 8 में भी करेंगे, 9 में भी करेंगे और 10 में भी करेंगे। तो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा एज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका हिस्सा कुछ आपको 8 में देखने को मिलेगा, 9 में भी देखने को मिलता है और 10 में भी देखने को मिलता है। जिसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जहां डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सोचिएगा कहां पे क्या हुआ है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात और कि एज वाले को समझने से सबसे पहले
आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में कुछ और नए प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।